Hello everyone, welcome back to Physics World, and today I'm back with another one shot of physics 11th class, and today's topic is hydrodynamics. In last lecture we completed hydrostatics, ठीक है, जिसमें हमारा जो फ्लूइड था वो रेस्ट पर था, बट इन टुडेज टॉपिक वी हैव हाइड्रोडायनेमिक्स. डायनेमिक्स मीन्स मोशन, ठीक है, जो हमारा फ्लूइड है दैट विल बी इन मोशन. ओके, तो स्टार्टिंग में सबसे पहले हमारे पास जो टॉपिक है दैट इज़ विस्कोसिटी. विस्कोसिटी को हम कैसे डिफाइन करेंगे? तो विस्कोसिटी को हम बोल सकते हैं फ्लूइड फ्रिक्शन या फिर विस्कस ड्रैग ऑफ फ्लूइड. ठीक है, अगर कोई फ्लूइड हमारा मोशन में है, मतलब कोई फ्लूइड हमारा फ्लो कर रहा है, तो वो लेयर्स में कर रहा है, ठीक है, और उसके जो डिफरेंट लेयर्स है उसके बीच में इंटरनल फ्रिक्शन होगा. जैसे सॉलिड के ऊपर अगर हम किसी सॉलिड को मूव करवाएंगे तो उनके बीच में फ्रिक्शन होता है ना, तो ऐसे ही जो फ्लूइड है उसके भी जो लेयर्स है डिफरेंट, उसके बीच में इंटरनल फ्रिक्शन होगा और जो क्या करेगा, अपोज करेगा जो रिलेटिव मोशन ऑफ डिफरेंट लेयर्स ऑफ फ्लूइड. ठीक है, अब विस्कोसिटी को एक एग्जांपल के उससे समझते हैं हम. मान लिया हमारे पास दो ग्लास प्लेट है, ठीक है. एक बार तो हमने इस ग्लास प्लेट्स के बीच में ऑयल रख दिया और ऐसे ही दो ग्लास प्लेट और ली और इन दो ग्लास प्लेट के बीच में हमने हनी ले लिया. ठीक है, ये ऑयल है, यहाँ पर ये हनी है. अब हमें जब हम ऊपर वाली जो ग्लास प्लेट है इसको इस साइड में मूव करने की कोशिश करेंगे, ड्रैग करेंगे फोर्स के साथ, तो हम देखेंगे कि जो ऑयल वाले केस में हमें कम फोर्स देना पड़ रहा है एज़ कम्पेयर टू हनी वाले केस में. क्योंकि अगर ग्लास प्लेट को हम मूव करने की कोशिश करेंगे तो जो ऑयल वाली तो जल्दी से हो जाएगी, बट जो जिस केस में हनी है, हनी वाली को ड्रैग करने में हमें ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा. तो उससे क्या पता चलता है, जो इंटरनल फ्रिक्शन है वो हनी के केस में ज़्यादा है और इसका मतलब है जो विस्कोसिटी है वो हनी की ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ऑयल. ठीक है, नाउ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इसको कैसे डिफाइन करेंगे? तो जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होता है दैट इज़ रेशियो ऑफ शेयरिंग स्ट्रेस टू स्ट्रेन रेट. ठीक है, और शेयरिंग स्ट्रेस का फॉर्मूला हमें पता क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, राइट, एंड द स्ट्रेन रेट विल बी चेंज इन स्ट्रेन पर यूनिट टाइम. ओके, तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास फाइनल फॉर्मूला ये आ जाएगा. और यहाँ पे डी वी बाई डी एक्स क्या है, दैट इज वेलोसिटी ग्रेडियंट. ओके, सो ये विस्कोसिटी का फॉर्मूला है एंड इसकी यूनिट क्या होगी, यूनिट होगी पास्कल पर सेकेंड, और अगर न्यूटन की फॉर्म में लिखना है तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर सेकेंड. सिमिलरली वी कैन राइट द डायमेंशनल फॉर्मूला m1l-1 t-1. ओके, नाउ नेक्स्ट इज रिलेटिव विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड. इसको कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज़ रेशियो ऑफ विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड टू द विस्कोसिटी ऑफ वाटर. ठीक है, ये रेशियो है दो जो लिक्विड का और वाटर का. ठीक है, वेरी सिंपल. नाउ अब सॉलिड के केस में क्या होता है, सॉलिड फ्रिक्शन, राइट, और फ्लूइड के केस में हो जाएगा विस्कोसिटी. दोनों का काम वही है, दोनों फ्रिक्शन का काम करते हैं जो कि अपोज करते हैं रिलेटिव मोशन को. ठीक है, अब इन दोनों के बीच में सिमिलरिटीज़ क्या क्या है और डिफरेंस क्या क्या है ये हम स्टडी करेंगे. अब जो सॉलिड फ्रिक्शन और विस्कोसिटी है, सबसे पहले क्या, दोनों कब एक्टिव होते हैं, जब रिलेटिव मोशन होता है, या तो सॉलिड सॉलिड के बीच में या फ्लूइड में. तब जब अगर सॉलिड के ऊपर सॉलिड मूव करेगा, मान लो जैसे हम रोड पर चल रहे हैं, ठीक है, तो हमारे जो पाँव और रोड के बीच में फ्रिक्शन आता है तो वो उसको बोलेंगे सॉलिड फ्रिक्शन. या कोई ब्लॉक मूव कर रहा है किसी उस पर टेबल पे, ठीक है, तो टेबल और ब्लॉक के बीच में क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स होगा. ठीक है, और जो कि अपोज करेगा इसकी रिलेटिव मोशन को. ऐसे ही जब कोई फ्लूइड मूव कर रहा है तो उसकी जो लेयर्स है, डिफरेंट लेयर्स है, उसके बीच में इंटरनल फ्रिक्शन होगा जो अपोज करेगा रिलेटिव मोशन का, उसको बोलते हैं विस्कोसिटी. ठीक है, क्लियर. नाउ बोथ अपोजेस द रिलेटिव मोशन. ठीक है, एक्टिव भी तब होते हैं जब रिलेटिव मोशन होता है और दोनों क्या करते हैं, अपोज करते हैं रिलेटिव मोशन का. नेक्स्ट, बोथ आर ड्यू टू मॉलिक्यूलर फोर्सेस, राइट. अब सॉलिड ब्लॉक और जो टेबल के बीच में फोर्सेज होंगे उसकी वजह से होता है ये एक्टिव. ऐसे ही फ्लूइड में क्या होगा, जो डिफरेंट लेयर्स है उनके बीच में जो मॉलिक्यूलर फोर्सेज है उसकी वजह से एक्टिव होता है. ठीक है, नेक्स्ट, बोथ एक्ट टेंजेंशियली इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ मोशन.
जिस डायरेक्शन में मोशन होती है उसके ऑपोजिट में ही ये फोर्स एक्ट करता है, और वो कौन सी डायरेक्शन में होता है, टेंजेंशियली, राइट। तो ये चार क्या थी, सिमिलरिटीज थी विस्कोसिटी और सॉलिड फ्रिक्शन के बीच में। अब डिफरेंस देखते हैं कि इनके बीच में डिफरेंस क्या क्या है। तो विस्कोसिटी का फॉर्मूला हमने ऊपर देखा, अभी चेक किया था, कितना निकला था, एफ फोर्स इंटू लेंथ डिवाइडेड बाय एरिया इंटू वेलोसिटी, ठीक है। और सॉलिड फ्रिक्शन हमें पता है क्या होता है, फोर्स इक्वल टू म्यू एन, ठीक है। म्यू क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, और एन क्या होता है, नॉर्मल रिएक्शन। अब यहाँ से क्या पता चलता है, जो विस्कोसिटी है वो डिपेंड करती है एरिया के ऊपर, राइट, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ लेयर, राइट, द डिस्टेंस बिटवीन टू लेयर्स, राइट, एल के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। बट जो फोर्स है सॉलिड फ्रिक्शन वाला वो क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, इसमें कहीं एरिया है नहीं है ना, तो वो उस पर डिपेंड नहीं करती, और रिलेटिव वेलोसिटी पे भी डिपेंड नहीं करती। ये डिफरेंस था दोनों के बीच में। सेकंड क्या है, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन टू लेयर्स ऑफ लिक्विड, ये नॉर्मल रिएक्शन पे डिपेंड नहीं करती, बट जो सॉलिड फ्रिक्शन है वो क्या करता है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट, ओके। तो फॉर्मूला से ही हमने इसके सारे डिफरेंस स्टडी कर लिए। अगर हमें फॉर्मूला पता है तो बस हमें लिखना है कि किस पे डिपेंड करता है, किस पर डिपेंड नहीं करता है, ओके। नेक्स्ट इज सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो कि हमें ध्यान में रखने हैं। सबसे पहला क्या, जो कोई भी आइडियल लिक्विड होगा उसकी जीरो विस्कोसिटी होगी और जीरो कंप्रेसिबिलिटी होगी, ठीक है। और विस्कोसिटी क्यों होती है, बिकॉज ड्यू टू ट्रांसपोर्ट ऑफ मोमेंटम, ओके। अब टेम्परेचर के साथ कैसे वेरिएशन है विस्कोसिटी का, अगर टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो जो विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड है वो हो जाएगी डिक्रीज, और जो गैस की विस्कोसिटी है वो होगी इंक्रीज, ये याद रखना है, ओके। एंड फ्लूइडिटी इज रेसिप्रोकल ऑफ विस्कोसिटी, ओके। सो दीज वर सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो कि हमें ध्यान में रखने हैं, ओके। सो नेक्स्ट इज पोइजॉय फॉर्मूला। सो ये क्या बताता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ ए लिक्विड थ्रू अ हॉरिजॉन्टल कैपिलरी ट्यूब, ठीक है। एक हॉरिजॉन्टल ट्यूब से जो लिक्विड की रेट है फ्लो की उसको बताता है, ठीक है। और इसको कैसे कैलकुलेट, इसका जो फॉर्मूला है वो हमें याद रखना है, दैट इज इक्वल टू π/8 PR⁴ डिवाइडेड बाय ईटा एल। ईटा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है। वी क्या है, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर सेकेंड, तो ये लिक्विड की रेट ऑफ फ्लो है, ठीक है। एंड पी इज द प्रेशर डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ द ट्यूब, जो ये दो एंड है इनके बीच में क्या है, डिफरेंस है, प्रेशर डिफरेंस है। आर क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ द ट्यूब हो जाएगा, और एल क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ द ट्यूब। ईटा विल बी द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड, ठीक है। तो ये फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसको हम बोलते हैं पोइजॉय इक्वेशन भी, ठीक है। और इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये भी है कि जो लिक्विड फ्लो करेगा इस हॉरिजॉन्टल ट्यूब में, तो डिफरेंट लेयर्स की जो स्पीड है वो डिफरेंट होती है, ठीक है। और जो लिक्विड जो मैक्सिमम स्पीड है दैट विल बी अबाउट द एक्सिस ऑफ दिस ट्यूब, ठीक है। और जैसे जैसे हम इस एक्सिस से दूर जाएंगे सरफेस की साइड, तो जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज होती जाएगी, ठीक है। तो मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ लिक्विड विल बी अलोंग द एक्सिस, और जो मिनिमम वेलोसिटी होगी वो हो जाएगा जो सरफेस के साथ जो हमारी लेयर जा रही है लिक्विड की उसकी वेलोसिटी वो मिनिमम होगी, ओके। नाउ इस फॉर्मूले के भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इसमें जो ये फॉर्मूला हमने लिखा था इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, P/R, जो बाकी की जो वैल्यू है दैट विल बी इक्वल टू लिक्विड रेजिस्टेंस, ठीक है। तो इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ओके। सो नेक्स्ट इज स्टोक्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है। इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक मान लो स्फेरिकल बॉल है, ठीक है। इसको स्फेरिकल बॉडी के लिए स्टडी करते हैं, और एक विस्कस मीडियम है हमारे पास, और इस बॉल को हम मूव करवाते हैं इस मीडियम में से, ठीक है। अब क्या होगा, जब ये बॉल इस मीडियम में से जाएगी नीचे, तो जो बॉल के साथ जो लेयर्स टच होगी मीडियम की वो क्या करेगी, इस बॉल के साथ भी मूव करेगी वो, और जो दूर है इससे लेयर वो रेस्ट पर होगी। तो इससे क्या होगा, जो दूर लेयर है और जो ऑब्जेक्ट के साथ की लेयर है मीडियम की, उनमें एक रिलेटिव मोशन आ जाएगा। रिलेटिव मोशन आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, जो ड्रैगिंग फोर्स है विस्कोसिटी की वजह से वो एक्टिव हो जाएगा, उसको बोलते हैं बैकवर्ड ड्रैगिंग फोर्स, जो कि अपोज करेगा इस रिलेटिव मोशन को, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है इसके लिए, ये हमें याद रखना है, F = 6 π ईटा RV। ईटा क्या है हमारा, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी,
V is the velocity of body, R is the radius of spherical body, and F will be the backward dragging force. ओके, सो जैसे जैसे वेलोसिटी इंक्रीज होगी ऐसे ऐसे हमारा जो ड्रैगिंग फोर्स है वो भी इंक्रीज होगा. ओके, इसको बोलते हैं स्टोक्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी. ओके, सो गाइस जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा दैट इज टर्मिनल वेलोसिटी. ठीक है, टर्मिनल वेलोसिटी को कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज़ द मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय बॉडी व्हाइल फॉलिंग फ्रीली इन अ विस्कस ड्रैग. जब इस मीडियम में से जा रही है तो इसकी जो मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी होगी उसको टर्मिनल वेलोसिटी बोलेंगे. और ये आई कहाँ से है, आइए समझते हैं. जब ये ऑब्जेक्ट जो हमारी स्फेरिकल बॉडी है, जब ये इस मीडियम में से जा रही है नीचे, ठीक है, डाउनवर्ड, तो ग्रेविटी की वजह से इस पर क्या होगा, एक फोर्स नीचे लगेगा इसकी जो वेट की वजह से, राइट. अब ये नीचे जा रही है मीडियम में से, तो हमने ऊपर कैलकुलेट किया था जो स्टोक्स लॉ से विस्कस फोर्स जो इसको अपोज करेगा मोशन को, वो कितना हो जाएगा 6π(η)RV. ये भी एक्ट करेगा. एक ये इस मीडियम में से जा रही है तो इस फ्लूइड को ये डिस्प्लेस कर रही है, जिसकी वजह से क्या होगा, बॉयंट फोर्स लगेगा. बॉयंट फोर्स क्या होगा वो भी हमने देखा था. ठीक है, वेट की वजह से, जो लिक्विड के वेट की वजह से जितना डिस्प्लेस हुआ है. अब जैसे जैसे नीचे जाएगा ग्रेविटी की वजह से इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी. वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो ये फोर्स भी इंक्रीज होगा. ठीक है, और एक ऐसी स्टेज आएगी जब जो वर्टिकली अपवर्ड फोर्स है वो बैलेंस कर देगा वर्टिकल डाउनवर्ड फोर्स को, और इसकी वेलोसिटी में फर्दर कोई चेंज नहीं होगा. उस वेलोसिटी को बोलते हैं हम टर्मिनल वेलोसिटी, और वो मैक्सिमम होती है. ठीक है, तो हमने यहाँ से कंडीशन निकाली, जो डाउनवर्ड फोर्स है W दैट इज इक्वल टू बॉयंट फोर्स प्लस विस्कस ड्रैग फोर्स. ठीक है, अब वेट कितना है, मान लिया जो सिग्मा है दैट इज डेंसिटी ऑफ दिस ऑब्जेक्ट. ठीक है, इस बॉडी की डेंसिटी है, तो इसको कैसे लिखेंगे, मास को वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, ये आ जाएगा यहाँ से. और मानिए इस फ्लूइड की जो डेंसिटी है दैट इज रो. ठीक है, तो बॉयंट फोर्स क्या हो जाएगा, mg होता है, तो मास कितना हो जाएगा, जो डिस्प्लेस्ड फ्लूइड है हमारा दैट विल बी वॉल्यूम इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड. ठीक है, और ये हमारा विस्कस ड्रैग फोर्स है 6π(η)RV, जो कि हमने ऊपर कैलकुलेट किया स्टोक्स लॉ से. ठीक है, अब यहाँ से हम वेलोसिटी की वैल्यू निकाल लेंगे. सो ये इसके इक्वल आ जाएगी. इस वेलोसिटी को जो फॉर्मूला है दैट इज फॉर्मूला ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी. ठीक है, अब इससे ही पता चलता है कि हमारी जो ऑब्जेक्ट है, जो बॉडी है, वो अपवर्ड मोशन में जाएगी या वो डाउनवर्ड जाएगी. अब मान लिया कि जो सिग्मा है, जो डेंसिटी ऑफ बॉडी है दैट इज लोअर देन डेंसिटी ऑफ फ्लूइड. ठीक है, तो ये नेगेटिव हो जाएगी क्रिटिकल वेलोसिटी. तो हमारी जो ऑब्जेक्ट है वो डाउनवर्ड मोशन की बजाय अपवर्ड मोशन करेगी. ऐसे ही इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं कि कोई अगर हम सोडा वाटर की बोतल को ओपन करते हैं तो गैस बबल्स वो राइज करते हैं. ठीक है, तो दिस फिनोमेना कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय दिस फॉर्मूला. Okay, so now some important points. So first is variation of viscosity with temperature. टेम्परेचर के साथ जो विस्कोसिटी है वो कैसे चेंज होगी. तो सबसे पहले जो केस है दैट इज ऑफ लिक्विड. लिक्विड के केस में क्या है, सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन द विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड एट अ टेम्परेचर T एंड विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड एट टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस. तो ये स्लोटे लॉ है. ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या है, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के. ठीक है, तो अगर टेम्परेचर हमारा इंक्रीज होगा तो हमारी विस्कोसिटी डिक्रीज होगी. ठीक है, ये याद रखना है. सेकंड इज फॉर गैस. गैस के साथ क्या है, ईटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर. ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो हमारी विस्कोसिटी ऑफ गैस ऑल्सो इंक्रीजेस. ठीक है, ये था टेम्परेचर के साथ वेरिएशन लिक्विड और गैस का. सेकंड क्या है, वेरिएशन ऑफ विस्कोसिटी विद प्रेशर. प्रेशर के साथ कैसे चेंज होगी, तो पहले लिक्विड के लिए देखते हैं. लिक्विड के केस में क्या है, अगर प्रेशर इंक्रीज होगा तो विस्कोसिटी भी इंक्रीज होगी. बट वाटर का एक ऐसा केस है जिसमें अगर प्रेशर इंक्रीज हुआ तो विस्कोसिटी डिक्रीज होगी. ये चीज़ हमें याद रखनी है. और गैस के लिए क्या है, गैस में क्या होगा, विस्कोसिटी ऑफ गैसेस रिमेन अनचेंज्ड. गैस के केस में प्रेशर का कोई इम्पैक्ट उस पर नहीं पड़ता है, विस्कोसिटी सेम ही रहेगी. ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड. लिक्विड कितने टाइप से फ्लो करता है.
अब लिक्विड फ्लो की बात कर रहे हैं हम पूरे चैप्टर में, ठीक है। फ्लूइड मोशन में है तो वो फ्लो कर रहा है, तो वो कितने टाइप्स का है? तो बेसिकली ये 3 टाइप का है। जो सबसे पहले है वो है स्ट्रीमलाइन फ्लो। स्ट्रीमलाइन फ्लो में क्या है, जो पार्टिकल है, एवरी पार्टिकल ऑफ द लिक्विड follows the path of its preceding particle and the velocity of all the particles crossing a particular point is same। क्या मतलब इसका, मान लिया हमने कोई पाइप ले ली, ठीक है, इसमें से लिक्विड फ्लो कर रहा है। अब लिक्विड क्या है, एक बार इस पॉइंट से भी पास होगा, पहले इस पॉइंट पे था, इस पे मान लो इसकी वेलोसिटी v1 है, अब इस पॉइंट पर आया, इसकी वेलोसिटी v2 है, इस पॉइंट पर आया, इसकी वेलोसिटी v3 है, ठीक है, ये पॉइंट चला गया। अब जो नेक्स्ट पार्टिकल है लिक्विड का, वो इसी पॉइंट से जाएगा, तो वो जब इस पॉइंट पर आएगा तो उसकी वेलोसिटी v1 होगी, ठीक है। अब जब दूसरा पार्टिकल इस पे पहुंचेगा तब इसकी वेलोसिटी v2 हो जाएगी, और इस पे पहुंचेगा इसकी v3 हो जाएगी। मतलब जो पीछे जो सारे पार्टिकल्स आ रहे हैं वो अपने जो आगे जाने वाले पार्टिकल को फॉलो करते हैं कि किस पॉइंट पर उसकी क्या स्पीड थी, हमारी भी स्पीड वही होगी, ठीक है। इसको बोलते हैं स्ट्रीमलाइन फ्लो। जो पुराना पार्टिकल है, जो आगे आने वाला पार्टिकल है, अपने पहले वाले पार्टिकल को फॉलो करता है कि मेरे से आगे जो गया है मैं उसी के पाथ को फॉलो करूंगा, ठीक है। अब ए पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी v1 थी, तो मैं भी उस पॉइंट पर v1 वेलोसिटी से जाऊंगा, ठीक है। सो दैट इज स्ट्रीमलाइन फ्लो। सेकंड है लैमिनार फ्लो। लैमिनार फ्लो में क्या है, जो लिक्विड है वो लेयर्स में मूव करता है, ठीक है, विद डिफरेंट वेलोसिटीज एंड डू नॉट मिक्स विद ईच अदर। इसमें क्या होता है, जो लिक्विड है वो लेयर्स में करता है, ये लेयर है लिक्विड की, एक ये हो गई, एक ये हो गई, ठीक है, और इनकी जो वेलोसिटीज है डिफरेंट लेयर की वो डिफरेंट होगी। जो मैक्सिमम होगी दैट विल बी अबाउट द एक्सिस, और जैसे जैसे हम सरफेस की साइड जाते हैं इसकी वेलोसिटीज डिक्रीज होती जाती है, ओके। और ये कभी मिक्स नहीं होती, जो लेयर्स है वो मिक्स नहीं होगी। और लास्ट है हमारा टर्बुलेंट फ्लो। टर्बुलेंट फ्लो क्या है, इसमें जो मोशन है पार्टिकल ऑफ लिक्विड का वो डिसऑर्डर हो जाता है, इरेगुलर हो जाता है, ठीक है। तो आप देख भी रहे हो कि कोई ऑब्स्टेकल आ गया मान लो, तो ये स्ट्रेट जा रहा था बट ये डिस्ट्रैक्ट हो गया यहाँ पे, ठीक है, इसमें एक रैंडम मोशन होगा, आप बोल सकते हो। ओके, सो नेक्स्ट इज क्रिटिकल वेलोसिटी। क्रिटिकल वेलोसिटी बेसिकली एक पैरामीटर है जिससे हम बता सकते हैं कि हमारा जो फ्लो ऑफ फ्लूइड है दैट विल बी स्ट्रीमलाइंड और टर्बुलेंट, ठीक है। अगर वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड इज इक्वल और लेस देन क्रिटिकल वेलोसिटी, तो हमारा जो फ्लो होगा दैट विल बी स्ट्रीमलाइंड, ओके। बट अगर जो वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड है दैट इज ग्रेटर देन क्रिटिकल वेलोसिटी, जो फ्लो होगा दैट विल बी टर्बुलेंट, ठीक है। ये फॉर्मूला है क्रिटिकल वेलोसिटी का। के क्या है यहाँ पर, डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, ईटा इज कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, रो इज डेंसिटी ऑफ लिक्विड एंड आर विल बी द रेडियस ऑफ ट्यूब, ठीक है। सो नेक्स्ट इज रिनॉल्ट नंबर। रिनॉल्ट नंबर क्या है, बेसिकली एक प्योर नंबर है, ठीक है, जो कि डिटरमाइन करता है नेचर ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड थ्रू अ पाइप। एक पाइप से लिक्विड जा रहा है, फ्लो कर रहा है, ठीक है, इस लिक्विड के फ्लो का नेचर क्या है वो हम रिनॉल्ट नंबर से बता सकते हैं। ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है। डी यहाँ पर डायमीटर ऑफ ट्यूब है, वी है वी सी दैट इज क्रिटिकल वेलोसिटी, डी इज द डायमीटर ऑफ ट्यूब, रो इज डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ठीक है। अब कुछ कंडीशंस हैं, ये अगर जो रिनॉल्ट नंबर है इसको हम एनआर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अगर ये 0 to 2000 के बीच में है इसकी वैल्यू, तो हमारा जो फ्लो ऑफ लिक्विड है वो कैसा नेचर होगा उसका, या तो स्ट्रीमलाइन होगा या फिर लैमिनार होगा, ठीक है। अगर ये एनआर, ये रिनॉल्ट नंबर इज ग्रेटर देन 3000, तो नेचर कैसा होगा, टर्बुलेंट। एंड इफ इट लाइज बिटवीन 2000 एंड 3000 देन इट इज अनस्टेबल, मतलब ये अपना नेचर चेंज कर रहा है फ्रॉम स्ट्रीमलाइन टू टर्बुलेंट। ये याद रखना, ठीक है। ये कंडीशंस है जो कि हमें नेचर बताती है फ्लो ऑफ लिक्विड का, वेरी सिंपल, ठीक है। इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, फिजिकल सिग्निफिकेंस यही है कि ये एक रेशियो है किसका, इनर्शियल फोर्स पर यूनिट एरिया डिवाइडेड बाय विस्कस फोर्स पर यूनिट एरिया, ये याद रख लेना पॉइंट, ओके। नाउ कम्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, ठीक है। इसके लिए क्या है, मान लिया हमने कोई पाइप ले ली, ठीक है, और इसका जो एक एंड है वो ज़्यादा ब्रॉड है एज कम्पेयर टू अदर जो इसका एंड है, ठीक है।
इस एंड का एरिया A1 है, इसका A2 है। ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, इसका एरिया A1 है, इसका A2 है। यहाँ पे मान लो डेंसिटी ρ1 है, यहाँ पे डेंसिटी ρ2 है, और इधर से जो लिक्विड जा रहा है उसकी जो वेलोसिटी है दैट इज़ V1, और यहाँ से जो लिक्विड जा रहा है इसकी वेलोसिटी V2। ठीक है, ये हमने तीनों चीज़ देख ली। अब जो ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है ये क्या बोलती है कि जो मास ऑफ लिक्विड एंटरिंग पर सेकेंड एट A इज इक्वल टू मास ऑफ लिक्विड लीविंग पर सेकेंड एट B, कि जितना मास A पॉइंट पर 1 सेकेंड में एंटर कर रहा है उतना ही मास B पॉइंट पर 1 सेकेंड में लीव करेगा। तो मास कंजर्वेशन के ऊपर है ये थ्योरम। ठीक है, जो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है इट इज़ बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ मास। तो मास को क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। ठीक है, और पर सेकंड है ये साथ में, तो ये फॉर्मूला आ जाएगा यहाँ से। अब अगर लिक्विड हमारा इनकम्प्रेसिबल है तो मानो उसकी डेंसिटी चेंज नहीं होगी, तो जो जितनी A पॉइंट पर डेंसिटी है वही हमारी B पॉइंट पर डेंसिटी होगी। तो रो और रो आपस में कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास बचेगा A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, या फिर लिख सकते हैं AB कांस्टेंट और V इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, कि अगर एरिया ज़्यादा है तो उस पॉइंट पर वेलोसिटी हमारी कम होगी लिक्विड की, और अगर एरिया कम है तो वेलोसिटी ज़्यादा होगी। ठीक है, और दिस इक्वेशन इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ मास। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको अच्छे से ध्यान से याद रखना है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज एनर्जी ऑफ अ लिक्विड। लिक्विड की कितने टाइप्स की एनर्जी होती है। ठीक है, तो हमारे पास 3 टाइप्स की एनर्जी है। फर्स्ट इज प्रेशर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। अब प्रेशर एनर्जी का फॉर्मूला है प्रेशर इंटू वॉल्यूम AX, और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है mgh। ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv²। अब अगर हमें प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास लिखना है तो हम इस एनर्जी को मास से डिवाइड कर देंगे, और मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इज डेंसिटी। तो इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, प्रेशर डिवाइडेड बाय डेंसिटी। एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास हो जाएगा GH, बिकॉज m कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, और काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास हो जाएगी हाफ इंटू वेलोसिटी। ठीक है, नाउ अगर इसको पर यूनिट वॉल्यूम की फॉर्म में लिखना है तो वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे हर एक एनर्जी को। ठीक है, और हमारे पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट इज बर्नौलीज थ्योरम। बर्नौली थ्योरम क्या कहती है। सबसे पहले पॉइंट है कि ये किसके ऊपर बेस है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर। जो हमारी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है वो हमारी बेस थी कंजर्वेशन ऑफ मास के ऊपर, और बर्नौली थ्योरम है हमारी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के भी ऊपर। ठीक है, अब ये थ्योरम क्या बोलती है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम फॉर द स्ट्रीमलाइन फ्लो ऑफ एन आइडियल लिक्विड, एक आइडियल लिक्विड के स्ट्रीमलाइन फ्लो के लिए। ठीक है, द टोटल एनर्जी का मतलब है सम ऑफ प्रेशर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास रिमेन्स कांस्टेंट एट एवरी क्रॉस सेक्शन थ्रू आउट द फ्लो। हमें इसमें जो टोटल एनर्जी पर यूनिट मास लेनी है, जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट की थी, इन तीनों एनर्जी का टोटल सम वो कांस्टेंट होगा किसी भी पॉइंट पर, किसी भी टाइम पर वो कांस्टेंट होगा। और कौन सा लिक्विड हमें लिखना है, आइडियल लिक्विड और उसका स्ट्रीमलाइन फ्लो। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या है, ये तीनों एनर्जी को हमने ऐड कर देना है पर यूनिट वॉल्यूम मास वाली को, और वो कांस्टेंट के इक्वल होगा। इसको हम पर यूनिट वॉल्यूम वाली फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो ये दोनों फॉर्म क्या है, बर्नौलीज थ्योरम की फॉर्म है। ठीक है, टोटल मतलब इसका क्या बोल सकते हैं, टोटल एनर्जी पर यूनिट मास कांस्टेंट है एंड टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कांस्टेंट है। ठीक है, किसी भी पॉइंट पर। ओके, और इसका एक दूसरी फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं, अगर हम इसको G से डिवाइड कर दें, जो फर्स्ट इक्वेशन है, तो ये हमारा इस फॉर्म में आ जाएगा। ये जस्ट डिफरेंट फॉर्म में लिखा है, जस्ट वेरिएबल्स को हमने इधर उधर किया है। तो अगर इस फॉर्म में लिखेंगे तो जो हमारी फर्स्ट टर्म है इसको बोलते हैं प्रेशर हेड, H को बोलेंगे ग्रेविटेशनल हेड, और V²/2G को लिखेंगे वेलोसिटी हेड। ठीक है, और अगर हमारे पास कोई हॉरिजॉन्टल ट्यूब है उसके लिए हमारी जो हाइट है वो 0 हो जाएगी, तो उसके लिए जो ग्रेविटेशनल हेड वो 0 हो जाएगा, और तो हमारी जो इक्वेशन बर्नौलीज थ्योरम की इक्वेशन बचेगी वो सिंपल बचेगी P + ½ ρV²। ठीक है, P को बोलेंगे स्टैटिक प्रेशर और ½ ρV² को बोलेंगे डायनेमिक प्रेशर। ये सिंपल डिफरेंट फॉर्म है बर्नौलीज थ्योरम की। अब इसमें क्या है, जो स्टैटिक प्रेशर और डायनेमिक प्रेशर है ये टोटल कांस्टेंट है। अगर इसमें स्टैटिक प्रेशर अगर हम इंक्रीज करेंगे तो डायनेमिक प्रेशर हमारा डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, मतलब अगर वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो प्रेशर
डिक्रीज होगा, अगर वेलोसिटी डिक्रीज होगी तो प्रेशर इंक्रीज होगा। तो इसी की कुछ एप्लीकेशंस है, दैट इज स्प्रेयर है, लिफ्ट ऑन एन एरोप्लेन विंग, ब्लोइंग ऑफ द रूफ्स ड्यूरिंग स्टॉर्म, कर्व्ड मोशन ऑफ स्पिनिंग बॉल। ठीक है, ये सब इसके एप्लीकेशंस है बर्नौलीज थ्योरम की। मोशन ऑफ टू पैरेलल बोट्स, ये सब किस फिनोमिना पे एक्ट करते हैं कि अगर वेलोसिटी इंक्रीज हुई तो प्रेशर डिक्रीज होगा, और अगर वेलोसिटी डिक्रीज हुई तो प्रेशर इंक्रीज होगा। तो इसका एग्जांपल हम समझ लेते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जब भी कभी तेज़ हवा चलती है, तूफान आता है, तो कई जो घरों की छत उड़ जाती है। ठीक है, वो क्यों उड़ जाती है? बिकॉज जब ऊपर तेज़ हवा चलती है तो मतलब छत से जो ऊपर हवा है उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और स्पीड ज़्यादा है तो प्रेशर कम है। बर्नौलीज थ्योरम यही बोलती है ना कि अगर प्रेशर ज़्यादा है तो स्पीड कम है, प्रेशर कम है तो स्पीड ज़्यादा है। अब छत के नीचे क्या है, अंदर की साइड स्पीड कम है तो प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। तो ऊपर प्रेशर कम है, नीचे प्रेशर ज़्यादा, तो एक प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो गया। उस प्रेशर डिफरेंस की वजह से छत क्या है, वर्टिकली ऊपर उड़ जाएगी। ठीक है, दिस इज ड्यू टू द बर्नौलीज थ्योरम। तो इससे हम समझ सकते हैं। और ये मैग्नस इफेक्ट क्या है, इसमें क्या है, अगर एक बॉल को, स्पिनिंग बॉल को हम फेंकेंगे तो वो अपने यूजुअल पाथ से डेविएट हो जाएगी, वो स्ट्रेट नहीं जाएगी, वो अपने स्ट्रेट पाथ से डेविएट हो जाएगी। ठीक है, सो दीज वर ऑल द एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौलीज थ्योरम। नाउ नेक्स्ट इज वेंचुरीमीटर। वेंचुरीमीटर क्या होता है? सो वेंचुरीमीटर इज बेसिकली अ डिवाइस which is used for measuring the speed of incompressible liquid and rate of flow of liquid through pipes। ठीक है, ये एक डिवाइस है बेसिकली जो क्या मेजर करता है, कोई भी इनकम्प्रेसिबल लिक्विड है उसकी स्पीड क्या है और उसका रेट ऑफ फ्लो क्या है। ठीक है, जब वो पाइप से निकलता है उसका रेट ऑफ फ्लो क्या है, और ये भी किस पे बेस है, बर्नौलीज थ्योरम पे। ठीक है, ओके, सो नेक्स्ट इज टोरिचेली थ्योरम। दिस इज समथिंग इम्पोर्टेंट। ये क्या कहती है थ्योरम कि अगर मान लो हमने, ठीक है, कोई बीकर ले लिया और उसको एक लिक्विड से फिल कर लिया। ठीक है, अब इस बीकर में हम एक नैरो होल बना देंगे। अब ये लिक्विड क्या करेगा, इस होल से बाहर आएगा, तो इसको बोलते हैं हम इफ्लक्स। ठीक है, जो ये लिक्विड यहाँ से बाहर आ रहा है इस नैरो होल से, इसको बोलते हैं इफ्लक्स। इसकी स्पीड किसके इक्वल होगी, जो फ्री फॉल बॉडी होती है, सेम हाइट से अगर हम किसी बॉडी को फ्री फॉल करेंगे तो उसकी जो स्पीड होगी उसके इक्वल इसकी स्पीड है। ठीक है, तो मान यहाँ पे क्या है, अब बर्नौलीज थ्योरम प्रिंसिपल लगाएंगे हम ओ पॉइंट पर और ए पॉइंट पर। अब ए पॉइंट पर क्या है, ओ पॉइंट पर क्या है, वेलोसिटी वी है, और ए पॉइंट पर तो ये लिक्विड रेस्ट पर है तो वेलोसिटी 0 है। तो यहाँ पे हमारी जो काइनेटिक एनर्जी है वो 0 हो जाएगी, और यहाँ पे क्या है, सेम इस पे हाइट पे है। ठीक है, तो इधर जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी है वो 0 हो जाएगी क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल फ्लो कर रहा है ना। तो यहाँ से हमारी वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज इक्वल टू √2gh। वेलोसिटी ऑफ फ्री फॉल बॉडी की इक्वल है, और अगर हॉरिजॉन्टल हम रेंज कैलकुलेट करेंगे तो दैट विल बी इक्वल 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ h इंटू एच डैश। एच क्या है, यहाँ पर हाइट है इफ्लक्स की फ्री सरफेस से, और एच डैश है इस इफ्लक्स की हाइट फ्रॉम बॉटम। ठीक है, ओके, सो नेक्स्ट इज ब्लड फ्लो एंड हार्ट अटैक। दिस इज द लास्ट टॉपिक। ठीक है, दिस इज ऑल्सो बेस्ड ऑन बर्नौलीज प्रिंसिपल। ठीक है, अब ब्लड प्रेशर में कैसे हम, क्या होता है ब्लड प्रेशर। अब देखो, जो हमारी बॉडी में जो प्योर ब्लड है वो हमारी डिफरेंट बॉडी पार्ट्स पे कैसे जाता है, थ्रू आर्टरीज। आर्टरीज के थ्रू जाता है हर एक बॉडी पार्ट में। ठीक है, तभी हमारी बॉडी काम करती है। और जो यूज्ड ब्लड है वो वापस कहाँ जाता है, हार्ट को रिटर्न हो जाता है थ्रू वेन्स। और वेन्स में क्या होती है, वॉल्व्स होती है जो कब खुलती है, जब व्हेन ब्लड फ्लो टुवर्ड्स हार्ट, और क्लोज्ड इफ इट टेंड्स टू ड्रेन डाउन। अगर ये वापस ड्रेन करने की कोशिश करता है तो वो क्लोज हो जाती है, अदरवाइज ये वन डायरेक्शन में फ्लो करता है टुवर्ड्स हार्ट। ठीक है, अब ब्लड प्रेशर में क्या है, जब हम स्टैंडिंग पोजीशन में हैं, ठीक है, तो हमारे जो फिट पे प्रेशर है हम मैक्सिमम फील करते हैं, और मिनिमम होता है हमारे ब्रेन पर। ठीक है, तो इसलिए अगर हम ज़्यादा देर खड़े रहे तो हमें थकान फील होने लगती है, बिकॉज हमारा पाँव पे जो प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू एट ब्रेन। बट अगर वही हम अगर लाइंग पोजीशन में हैं तो जो प्रेशर एट फिट एंड प्रेशर एट हेड वो ऑलमोस्ट सिमिलर है। ठीक है, तो जिससे ये क्या एक
मतलब रिलैक्स पोजीशन है, तो हम जितनी देर भी लेटे रहें हमें थकान फील नहीं होगी। ठीक है, हमें पता जब भी हम बीपी चेक करते तो एक रेंज आती है, एक अपर रेंज आती है, एक लोअर रेंज आती है। ठीक है, और जो नॉर्मल रेंज है दैट इज़ 120 to 80 mm। जो ये मैक्सिमम गोज प्रेशर है इसको हम बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। ठीक है, और जो लोअर रेंज है दैट इज़ 80, दैट इज़ मिनिमम गोज प्रेशर, इसको बोलते हैं हम डायस्टोलिक प्रेशर। ठीक है, और अगर इससे ऊपर नीचे है बीपी तो हमें चेक करवाने की ज़रूरत पड़ती है, अदरवाइज नॉर्मल रेंज हमारी 120 to 80 mm रहता है। ठीक है, और जो ब्लड प्रेशर को हम मेजर किससे कर सकते हैं, स्फेग्मोमैनोमीटर। ठीक है, सो दिस इज़ द डिवाइस विच कैन बी यूज टू मेजर द ब्लड प्रेशर। ओके सो गाइस, दिस वाज ऑल फॉर टुडे। ओके सो आज हमने हाइड्रोडायनेमिक्स यूनिट को कंप्लीट कर लिया है, एंड फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो वी विल कंटिन्यू विद इट्स नेक्स्ट पार्ट दैट इज़ थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ठीक है, एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, एंड इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल यू कैन सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग videos and one shot on physics topics. Okay, so thank you so much and see you in the next video. Bye bye.